हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होने पर उन पर लगता है जीएसटी, क्योंकि सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट। तो सप्लाई या तो गुड्स की होनी चाहिए या सर्विसेज की हो, या गुड्स और सर्विसेज दोनों की हो। इनके अलावा किसी की सप्लाई होगी तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आखिर गुड्स और सर्विसेज क्या है। एसेट्स जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो मूवेबल होंगे जिन्हें मूव करा जा सके, या इमूवेबल होंगे। जो भी मूवेबल एसेट्स हैं वो जीएसटी में गुड्स की डेफिनेशन में कवर्ड है। तो गुड्स मीन्स every kind of movable property, पेन, टीवी, एसी, फ्रिज, सोफा, गुड्स। बेशक उन्हें आपने टेम्परेरीली यूज करने के लिए फास्टन कर रखा हो, बांध रखा हो, जिससे वो हिले डुले नहीं, तब भी वो गुड्स की डेफिनेशन में कवर्ड है, वो गुड्स है। अब कुछ पर्टिकुलर आइटम्स की बात करते हैं, जैसे ग्रोइंग क्रॉप्स, खड़ी फसल। एक किसान की खेत में फसल खड़ी है, उसने वो खड़ी फसल किसी को बेच दी, तो वो खरीदार आएगा, बायर आएगा, उस फसल को काटेगा और ले जाएगा। वो भी गुड्स की डेफिनेशन में कवर्ड है। सिमिलरली ग्रास, वो भी गुड्स की डेफिनेशन में कवर्ड है। टिम्बर, खड़े हुए पेड़। पेड़ एज सच तो हिलडुल नहीं सकते, मूवेबल नहीं है, लेकिन जब वो बेचे जाते हैं तो उन्हें काट के गिरा दिया जाता है, जमीन से अलग कर दिया जाता है और वो मूवेबल हो जाते हैं, तो वो भी गुड्स की डेफिनेशन में कवर्ड हैं। अब ये एक मशीन है, मेरी एक फैक्ट्री है, उसमें ये मशीन है। मैंने इस मशीन को नट्स और बोल्ट से जमीन में फिक्स करवा रखा है, जिससे वो मूव ना हो। अब मैं ये मशीन बेच रही हूं, तो उस मशीन के वो नट्स और बोल्ट्स लूज कर दिए जाएंगे, अनफास्टन कर दिए जाएंगे, जिससे वो मशीन फिर से मूवेबल हो जाएगी और वो बेच दी जाएगी। तो ऐसी मशीनरी भी गुड्स की डेफिनेशन में कवर्ड है। तो ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, टिम्बर, ट्रीज, मशीनरी एटसेट्रा, ऑल्दो ये सब कुछ जमीन से जुड़े हुए हैं, लैंड से अटैच्ड हैं, लेकिन नॉर्मल कोर्स में जब इन्हें बेचा जाता है तो इन्हें लैंड से अलग कर दिया जाता है, सीवियर कर दिया जाता है। वो खड़ी फसल काट दी जाती है, वो खड़े पेड़, तैयार पेड़ गिरा दिए जाते हैं, वो नट्स और बोल्ट से मशीन जो फिक्स है उसे खोल दिया जाता है। तो ये सब गुड्स की डेफिनेशन में कवर्ड है। लाइव स्टॉक, पशुधन, वो भी गुड्स की डेफिनेशन में कवर्ड है। इन सब के अलावा एक और चीज गुड्स की डेफिनेशन में आती है, जो है
एक्शनेबल क्लेम, जिन्हें कंटिंजेंट एसेट्स भी कह सकते हैं। वहां कंटिंजेंसी इन्वॉल्व है, हो भी सकते हैं और नहीं भी, मे बी और मे बी नॉट, मे बी और मे बी नॉट। आपने एक लॉटरी की टिकट ली तो वहां दो ही सिचुएशंस हैं, हो सकता है मे बी आप प्राइस जीत जाओ, और दूसरा हो सकता है आप प्राइस ना जीतो। तो वो एक कंटिंजेंट एसेट है, वो एक एक्शनेबल क्लेम है। सिमिलरली बेटिंग, गैम्बलिंग, हो सकता है आप जीत जाओ, हो सकता है आप ना जीतो, एक कंटिंजेंसी इन्वॉल्व है। तो ऐसे एक्शनेबल क्लेम्स भी गुड्स की डेफिनेशन में कवर्ड हैं और उनकी सप्लाई पर जीएसटी लगेगा। प्री जीएसटी एरा में एक टैक्स था, टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग। हमने देखा था कि एक टैक्स था लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग पे, जो राज्य सरकारें, स्टेट्स लगाती थी, और ये टैक्स जीएसटी में सब्स्यूम हो गया, समा गया। लेकिन स्टेट्स की ये जिद थी कि हम तो इस पर टैक्स लेकर रहेंगे, अब जीएसटी आ गया है तो जीएसटी लेंगे। तो इसलिए लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग जैसे एक्शनेबल क्लेम भी जीएसटी में कवर्ड है। और जैसा हमने देखा, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, जो चीजें जमीन से जुड़ी हैं लेकिन सप्लाई करने के लिए अलग कर दी जाती हैं, सिवियर कर दी जाती हैं, वो भी गुड्स की डेफिनेशन में कवर्ड है। सर्विसेज की डेफिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। जो भी गुड्स नहीं है वो सर्विस है। सब कुछ जो मूवेबल है वो गुड्स है, और जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। अरे ये बताओ, ऐसा कुछ छोड़ा है जो ना गुड्स हो ना सर्विस हो? सब कुछ तो आपने कवर कर दिया। तो ऐसा कुछ भी इमेजिन कर ही नहीं सकते जो ना तो गुड्स है और ना सर्विस है। इन शॉर्ट, जीएसटी के दायरे से कुछ भी बाहर नहीं है। सर्विस क्या होती है? मैं आपको पढ़ा रही हूं, एक सर्विस है। एक एडवोकेट जो लीगल कंसल्टेंसी देता है, एक सर्विस है। एक चार्टेड अकाउंटेंट जब ऑडिट करता है, ड्यू डिलिजेंस, रिटर्न फाइलिंग, सर्विस है। तो ये सब कुछ, जहां कुछ करना एक सर्विस है, कुछ भी किया जा रहा है। मैं पढ़ा रही हूं, एक सर्विस दे रही हूं। चार्टेड अकाउंटेंट ऑडिट कर रहा है, एक सर्विस दे रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, कुछ करना तो सर्विस है ही, कुछ ना करना बड़ा पोएटिक सा हो गया। कुछ करना भी सर्विस है और कुछ ना करना भी एक सर्विस है। फॉर एग्जाम्पल, अंबाला में एक पूरन सिंह का ढाबा है जो लोगों में बहुत फेमस है। वो इतना फेमस है कि जब पूरन सिंह का ढाबा खुलता है तो कस्टमर किसी और ढाबे पर जाता ही नहीं है, और दोपहर होते होते पूरन सिंह का सारा माल बिक जाता है। इससे आसपास के ढाबे वाले बड़े परेशान। अरे ऐसे ही चलता रहा तो हम बिजनेस कैसे करेंगे? हमारा बिजनेस तो बिल्कुल चौपट बंद। तो वो सब इकट्ठे होकर पूरन सिंह के पास गए।
कि पूरन सिंह, तुम ऐसा करो, तुम दोपहर तक अपना ढाबा खोलो, दोपहर के बाद तुम घर जाकर आराम करो और प्लीज रात को ढाबा मत खोलो। तुम्हारा ढाबा रात को नहीं खुलेगा तो एटलीस्ट रात को कस्टमर हमारे ढाबों पर आएगा। पूरन सिंह ने पूछा, मैं ऐसा क्यों करूं? तो उन्होंने कहा, तुम रात को ढाबा नहीं खोलोगे, उसके बदले हर महीने हम तुम्हें घर बैठे 1 लाख रुपए देंगे। अब आप बताओ, क्या यहां पर पूरन सिंह कोई सर्विस दे रहा है? वो एक्टिवली कुछ कर तो नहीं रहा, लेकिन वो ना करके अपना ढाबा बंद रखकर भी तो एक सर्विस दे रहा है। वो ये बर्दाश्त कर रहा है कि अच्छा ठीक है, मैं रात को अपना ढाबा बंद रखूंगा। ये भी एक तरह से सर्विस है, एक्टिव ना सही, पैसे भी सही। सिमिलरली, आपने एक होटल का कमरा बुक किया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो बुकिंग आपने कैंसिल कर दी, तो होटल वाला आपसे कुछ कैंसिलेशन चार्ज लेता है। जब आप होटल का कमरा यूज ही नहीं कर रहे तो होटल वाला आपसे किस बात का चार्ज लेता है? कैंसिलेशन का चार्ज क्यों? अरे, उसने आपके लिए वो कमरा बुक रखा, आगे और किसी की बुकिंग नहीं ली। उसे उम्मीद थी आप आओगे और वो कमरा यूज करोगे, लेकिन अब जब आप लास्ट मोमेंट पर वो कमरा कैंसिल कर रहे हो तो उसका तो नुकसान हो गया, उसका कमरा तो वो खाली चला गया। तो वो आपके इस कैंसिलेशन को बर्दाश्त कर रहा है, टॉलरेट कर रहा है। तो यहां वो भी आपके एक्ट को, कैंसिलेशन को टॉलरेट करने की आपको सर्विस दे रहा है। बेशक एक्टिव सर्विस नहीं, एक पैसिव सर्विस दे रहा है। तो सर्विस एक्टिव भी हो सकती है और पैसिव भी हो सकती है। अब मनी जो है, अपना सपना मनी मनी, उसे गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। अभी जो हमने देखा, हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है, वो एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, सब जगह गुड्स की जो डेफिनेशन थी वो यही थी। लेकिन वहां पर मनी भी गुड्स की डेफिनेशन में आता था। तो अब ऐसा क्या हो गया, जीएसटी में ऐसा क्या हो गया कि मनी को गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन से बाहर रखना पड़ा? मनी मतलब क्या? मनी मतलब इंडियन लीगल टेंडर। वो 50 का, 500 के, 1000 के जो नोट है वो इंडियन लीगल टेंडर है। बेशक वो एक्चुअली में तो क्या है, एक कागज के टुकड़े हैं, लेकिन उन पर क्या लिखा है? वो जो 500 रुपए का नोट है उस पर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं और उस पर लिखा रहता है, मैं धारक को 500 रुपए देने का प्रॉमिस करता हूं। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर 500 रुपीज। मतलब इंडियन लॉ ये रिकॉग्नाइज करता है कि अगर मेरा कोई डेट है तो मैं उसके बदले ये नोट दे सकती हूं। ये एक एक्सेप्टेड लीगल टेंडर है, तो वो मनी है। उसके अलावा फॉरेन करेंसी, यूएस डॉलर, यूरो, दुबई का दिरहम, सब मनी की डेफिनेशन में कवर्ड है। और चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रेवलर चेक, मनी ऑर्डर, सब कुछ मनी की डेफिनेशन में कवर्ड है। इसके अलावा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आरबीआई रिकॉग्नाइज करता है कि आप उसे कोई ऑब्लिगेशन सेटल करने के लिए दे सकते हो, तो वो भी मनी की डेफिनेशन में कवर्ड है। तो आजकल के जो लेटेस्ट ट्रेंड है, ऑक्सीजन वॉलेट,
मोबीक्विक, ये भी आपके मनी की डेफिनेशन में आते हैं। मनी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि मनी को एक्चुअली गुड्स और सर्विसेज से बाहर रखा क्यों गया। मैं एक शॉप पे गई और मैंने एक टीवी परचेज किया, तो शॉपकीपर ने मुझे टीवी दिया और लेट्स से मेरा टीवी 50,000 का है, तो मैंने उसे 50,000 रुपये दे दिए। अब यहां पर टीवी गुड्स है या सर्विसेज है? वो मूवेबल है, वो गुड्स है। क्या यहां पर उसकी सप्लाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है। सप्लायर है, एक सप्लायर है और एक रेसिपिएंट है। वैलिड कंसीडरेशन भी है, बिजनेस रिलेटेड भी है। तो यहां ये उस टीवी की सप्लाई है और इस पर जीएसटी लगेगा। अब अगर बात करें इस 50,000 की, तो 50,000 ये मनी है और ये ना तो गुड्स है और ना सर्विस है। जब ये गुड्स और सर्विस है ही नहीं तो इसकी सप्लाई पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन में कवर्ड होता तो यहां पर 2 बार जीएसटी लग जाता, एक बार इस टीवी की सप्लाई पर और एक बार इस 50,000 की सप्लाई पर। ऐसी ही सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए मनी को गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। मैं अपने एक बैंक में जाती हूं क्योंकि मुझे एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। लेट्स से मुझे 10,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, तो मैं बैंक को दूंगी 10,000 और उसके साथ बैंक कुछ चार्जेस भी लेगा वो डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के। उसने 10,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाने पे 60 रुपये मुझसे चार्जेस लिए, तो मैंने उसको 10,060 रुपये दिए और उसने मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनाकर दे दिया। अब इस पूरी ट्रांजैक्शन में जीएसटी कब कब लगेगा और कहां लगेगा वो समझते हैं। पहले बात करते हैं इस डिमांड ड्राफ्ट की। तो ये भी मनी की डेफिनेशन में कवर्ड है, ये मनी है। तो ना तो ये गुड्स है और ना ही ये सर्विस है। जब ये गुड्स और सर्विस है ही नहीं तो इसकी सप्लाई पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो बैंक ने मुझे जो डिमांड ड्राफ्ट बनाकर दिया 10,000 का, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मैंने बैंक को दिए 10,000, तो एक जितने का मुझे डिमांड ड्राफ्ट चाहिए, तो ये 10,000 मनी है। ये भी ना तो गुड्स है और ना ही सर्विस है और इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अब बात करते हैं इस 60 रुपए की। ये 60 रुपए क्या है? ये बैंक ने मुझसे एक चार्ज लिया वो डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए। तो ये बैंक का एक कमीशन सर्विस चार्ज है। मतलब बैंक यहां मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनाने की सर्विस दे रहा है, जिसके बदले में बैंक को वो 60 रुपए का कंसीडरेशन दे रही हूं। तो
ये इस डिमांड ड्राफ्ट बनाने की सर्विस है, उसकी सप्लाई है, तो उस पर जीएसटी लगेगा। तो 10,000 के बदले मैंने 10,000 का डीडी ले लिया, वो तो मनी है, उन पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन बैंक जो मुझे वो डिमांड ड्राफ्ट बनाने की सर्विस दे रहा है, जिसका कंसिडरेशन है वो 60 रुपये, वो एक सर्विस की सप्लाई है जिस पर जीएसटी लगेगा। अब मैं एक फॉरेक्स डीलर के पास जाती हूं, मुझे करेंसी एक्सचेंज करवानी है। मैं उसे 50,000 की इंडियन करेंसी देती हूं, जिसके बदले मुझे वो उतनी ही वैल्यू के यूएस डॉलर दे देता है। ये 50,000 रुपये मनी है, तो इन पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये 50,000 के इक्विवेलेंट जो यूएस डॉलर है वो एक फॉरेन करेंसी है, वो भी मनी की डेफिनेशन में कवर्ड है, तो इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन वो फॉरेक्स डीलर जो है वो दुकान खोल के बैठा है, तो वो भी तो कुछ कमाता होगा। उस फॉरेक्स डीलर ने जो मुझे ये करेंसी एक्सचेंज की सर्विस दी, उसने मुझसे उसका भी तो कोई चार्ज लिया होगा। लेट्स से उसने मुझसे उसके 2,500 रुपये लिए, तो यहां पर मुझे वो ये करेंसी एक्सचेंज की सर्विस दे रहा है। यहां इस सर्विस की सप्लाई पर जीएसटी लगेगा। तो ये जो मुझे सर्विस दे रहा है, इसकी वैल्यू है 2500, इस पर जीएसटी लगेगा। जीएसटी का रेट हम मान लेते हैं 5%, मतलब इस पर जीएसटी हुआ 125 रुपये का। तो वो मुझसे 2625 रुपये लेगा इस एक्सचेंज करेंसी एक्सचेंज के, और 125 रुपये का जीएसटी सरकार को जमा करवा देगा। तो लास्ट एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में मनी पर तो जीएसटी नहीं है। मनी तो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन से बाहर है, तो उस पर तो कोई जीएसटी नहीं है। लेकिन बैंक जब मुझे डीडी बनाकर दे रहा है, तो वो एक सर्विस है। फॉरेक्स डीलर जब मुझे करेंसी एक्सचेंज कर दे रहा है, तो वो भी एक सर्विस है। तो कोई भी एक्टिविटी इन रिलेशन टू मनी जो है वो एक सर्विस है, और उस पर जीएसटी लगेगा। आई होप यू गॉट द डिफरेंस। मनी जीएसटी से बाहर है, लेकिन मनी के रिलेशन में जो एक्टिविटीज की जाती हैं वो एक सर्विस है, और वो जीएसटी के दायरे में है। तो मनी की तरह ही सिक्योरिटीज भी गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन से बाहर है। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। ना वो गुड्स है और ना वो सर्विसेज हैं, तो उनकी सप्लाई पर जीएसटी नहीं लगेगा। एक टैक्स है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज पर ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, और ये टैक्स जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुआ है। तो
सिक्योरिटीज के खरीदने बेचने पर ऑलरेडी ये टैक्स लग रहा है, तो उन्हें जीएसटी के दायरे में लाने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने एक शेयर ब्रोकर को 50 लाख के शेयर की डील करने के लिए कहा, तो यहां पर ये जो 50 लाख है वो मनी है और वो ना तो गुड्स है और ना ही सर्विस है, तो उसकी सप्लाई पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और जो शेयर्स हैं वो भी ना तो गुड्स है और ना ही सर्विसेज हैं, तो उनकी सप्लाई पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। यहां पर ये शेयर ब्रोकर मेरे लिए ये शेयर्स की डील अरेंज करवा रहा है, वो मुझे एक सर्विस दे रहा है, तो जिसके लिए वो मुझसे कुछ चार्ज भी लेगा, ब्रोकरेज चार्ज। लेट्स से उसने मुझसे इस डील के लिए 20,000 रुपये लिए, तो ये एक सर्विस की सप्लाई है जिस पर जीएसटी लगेगा। तो बेशक मनी और सिक्योरिटीज गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन से बाहर है, लेकिन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, वो बैंक ने जो मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनवाने की सर्विस दी वो जीएसटी में कवर्ड है। उस फॉरेक्स डीलर ने मुझे जो करेंसी एक्सचेंज की सर्विस दी वो क्या है, वो सब एक्टिविटी इन रिलेशन टू मनी है और वो जीएसटी में कवर्ड है। सिमिलरली सिक्योरिटीज बेशक गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन से बाहर है, लेकिन उन सिक्योरिटीज में डील फैसिलिटेट करना, उनकी ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करना, जैसे इस शेयर ब्रोकर ने मेरे लिए करी, वो एक सर्विस है जिसके लिए उस शेयर ब्रोकर ने मुझसे अलग से एक कंसिडरेशन चार्ज किया, जैसे कि 20,000 रुपये। वो सप्लाई ऑफ सर्विस है और वो जीएसटी में कवर्ड है। आई होप यू गॉट द डिफरेंस। मनी जीएसटी से बाहर है, लेकिन जब कोई उस मनी के रिगार्डिंग एक्टिविटी देता है जिसके लिए वो कुछ कंसिडरेशन चार्ज करता है, तो वो जीएसटी में कवर्ड है। सिमिलरली सिक्योरिटीज जीएसटी से बाहर है, लेकिन अगर कोई उन सिक्योरिटीज में डील फैसिलिटेट करवाता है, अरेंज करवाता है, जिसके लिए वो एक सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज करता है, तो वो जीएसटी में कवर्ड है। तो हमने देखा गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू द लैंड, जिन्हें सप्लाई करने से पहले जमीन से अलग कर दिया जाए। और सर्विसेज क्या है? जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। सर्विस एक्टिव भी हो सकती है और पैसिव भी हो सकती है। एंड सर्विस में इंक्लूडेड है एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, जहां पर एक सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज हो। सिमिलरली सिक्योरिटीज में डील फैसिलिटेट करना, ट्रांजैक्शन अरेंज करवाना, जिसके लिए एक चार्ज लिया जाता है, वो सर्विसेज में कवर्ड है। और मनी और सिक्योरिटीज गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन से बाहर है। तो अब तक हमने देखा कि गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होने पर उन पर लगता है जीएसटी। तो हमने समझ लिया सप्लाई क्या होता है, और हमने इस वीडियो में ये भी डिस्कस कर लिया कि आखिर गुड्स और सर्विसेज क्या होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे शेड्यूल 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जो एक फिक्शन क्रिएट करता है कि कुछ एक्टिविटीज को आप
गुड्स की सप्लाई की तरह ट्रीट करोगे या सर्विसेज की सप्लाई की तरह। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इसमें आपका कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।